हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन ग्रुप। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से अमाइन फंक्शनल ग्रुप का हम प्रोटेक्शन करेंगे डिफरेंट प्रोटेक्टिंग रिएजेंट की हेल्प से। इसके बाद में हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटेक्टिव ग्रुप देखने को मिलते हैं और जब हमें इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को वापस से रीजनरेट करना होगा तो हम वहां पर डी प्रोटेक्शन कंडीशन अप्लाई करके हमारा जो अमाइन ग्रुप है उसे वापस से रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ रिएजेंट देखेंगे, उसके बाद में उससे बनने वाले प्रोटेक्टिंग ग्रुप देखेंगे और उसके बाद में हम डी प्रोटेक्शन कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके के प्रोटेक्टिंग रिएजेंट दिखाई दे रहे होंगे जिनका यूज हम करते हैं अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिएजेंट दिखाई दे रहा है कार्बोनिल। यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिल हैलाइड जैसे रिएजेंट दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद में थर्ड हमारा आता है क्लोरोफॉर्मिक एस्टर एंड देन हमारा आता है थैलिक एनहाइड्रेट। तो ये सभी रिएजेंट हम यूज करते हैं अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब ये रिएजेंट जाकर अमाइन ग्रुप पर लग जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप बनता हुआ दिखाई देता है वो इमीन, अमाइड, यूरेथीन और थैलेमाइड। तो ये सभी आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप वहां पर बनते हुए दिखाई देंगे। और जब हमें इन प्रोटेक्टिंग ग्रुप का डी प्रोटेक्शन करवाना होगा, यानी कि हमें वापस से हमारा जो अमाइन है उसे रीजनरेट करवाना होगा, तो हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसके बाद में उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टिंग ग्रुप का डी प्रोटेक्शन हो जाएगा और हमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो वापस से रीजनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको इन प्रोटेक्टिंग ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग डी प्रोटेक्शन जो कंडीशन है वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इस टेबल को अपने नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। अब इसके बाद में हम इन सभी रिएजेंट और इन सभी प्रोटेक्टिंग ग्रुप को वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो अब हम हमारे डिफरेंट प्रोटेक्टिंग रिएजेंट का यूज करते हुए अमाइन ग्रुप का किस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं ये देखेंगे। तो इसे समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमने लिया है अमाइन और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं कीटोन के साथ में। तो कीटोन यहाँ पर क्या है, ये एक प्रोटेक्टिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर जैसे ही कीटोन जाकर इस अमाइन पर लगता है ये क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद में हमें जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप देखने को मिलता है वो बनता है इमीन। अब यहाँ पर जब इमीन का फॉर्मेशन हो जाता है इसका मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पर जो अमाइन था उसको प्रोटेक्ट कर लिया है। अब अगर हमें इमीन से वापस से अमाइन को रीजनरेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका डिहाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और इसका डिहाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में हमें वापस से हमारा जो अमाइन है वो फिर से देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्टिंग रिएजेंट और प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं। अब अगर हमें देखना हो कि इमाइन से किस तरीके से डिहाइड्रोलाइसिस करके हमें वापस से अमाइन का सिंथेसिस देखने को मिला है, तो उसके लिए हम ये मैकेनिज्म देखेंगे। इस मैकेनिज्म के अंदर हमने यहाँ पर लिया है इमाइन। अब इस इमाइन को हम प्रोवाइड करवाएंगे एसिडिक मीडियम। इस एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होगा, ये है प्रोटोन और प्रोटोन क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। अब ये प्रोटॉन इस नाइट्रोजन पर जाकर अटैच हो जाएगा क्योंकि आपको पता है जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये प्रोटॉन अटैच हो जाता है इस नाइट्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और नाइट्रोजन भी आपको पता है खुद क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और खुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो आपको पता है जब ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये नाइट्रोजन खुद तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन कार्बन पर अब क्या आ जाएगा, कार्बन पर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज से कौन रिएक्ट करेगा, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है उसकी वजह से क्या होगा, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अब इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और ये प्रोटॉन जाकर ट्रांसफर हो जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये फिर से बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए और अपने चारों बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है ये इधर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट करेगा और यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा। तो जिसके बाद में आपको वापस से अमाइन रीजनरेट होता हुआ दिखाई देगा और साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा प्रोटेक्टिंग रिएजेंट। तो इस तरीके से जो डी प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है वो फॉलो होता है। अब इसके बाद में हमारा जो दूसरा प्रोटेक्टिंग रिएजेंट आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके भी हम सेम कार्बोनिल के जैसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है अमाइन जिसकी रिएक्शन हमने करवाई है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। यहाँ से एक वाटर मोल रिलीज हो जाता है जिसके बाद में हमें यहाँ पर अमाइड देखने को मिलेगा और अमाइड यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप है और इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप से वापस से अगर हमें रीजनरेट करना हो हमारा अमाइन तो इसका डी प्रोटेक्शन करवाएंगे और डी प्रोटेक्शन करवाने के लिए हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जिसके बाद में हमें इस तरीके से दोनों कंपाउंड देखने को मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे ही हम यूज करते हैं एसिल हैलाइड
हैलाइड को एज अ प्रोटेक्टिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एसिल हैलाइड जिसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं अमाइड के साथ में। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ से 1 मोल HCl का रिलीज हो जाता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अमाइड। अब इस अमाइड से अगर हमें वापस से अमाइन को रीजनरेट करना होगा तो हम यहाँ पर इसका डीप्रोटेक्शन करवाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में हमें अमाइन तो मिल जाएगा, लेकिन उसी के साथ में हमें देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब इन कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएंगे SOCl2 के साथ में, तो फिर हमें हमारा जो एसिल हैलाइड है यानी कि जो एसिल क्लोराइड है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने हमारे जो सेकंड प्रोटेक्टिंग रिएजेंट्स थे उन्हें भी डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड प्रोटेक्टिंग रिएजेंट की, जो कि था क्लोरोफॉर्मिक एस्टर। तो अब आता है हमारा थर्ड प्रोटेक्टिंग रिएजेंट जो कि है क्लोरोफॉर्मिक एस्टर। और क्लोरोफॉर्मिक एस्टर जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप का फॉर्मेशन करता है उसे हम बोलते हैं यूरेथेन्स, और इन्हीं यूरेथेन्स को हम बोलेंगे कार्बामेट्स। तो यहाँ पर आपको कार्बामेट्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम प्रोटेक्शन करवा रहे थे अमाइन ग्रुप की, तो यहाँ पर हम लेते हैं अमाइन और अमाइन को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्मिक एस्टर के साथ में। इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद में आपको यहाँ पर कार्बामेट्स देखने को मिलता है और इसी कार्बामेट्स को हम बोलते हैं यूरेथेन्स। अब ये जो यूरेथेन्स है इनका जब हमें हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इनका डीप्रोटेक्शन हो जाएगा, और डीप्रोटेक्शन होने के बाद में आपका जो अमाइन है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा फॉर्मिक एस्टर। तो इस तरीके से जो यूरेथेन्स है वो वर्क करता है एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। इसके बाद में फोर्थ जो हमारा प्रोटेक्टिंग रिएजेंट आता है वो है थैलिक एनहाइड्राइड, और थैलिक एनहाइड्राइड से बनने वाला जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो है थैलामाइड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है थैलिक एनहाइड्राइड। जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अमाइन के साथ में तो ये हमें देगा एन एल्किल थैलामाइड। अब इस एन एल्किल थैलामाइड से जब हमें वापस से अमाइन को रीजनरेट करना होगा तो हम इसका डीप्रोटेक्शन करवाएंगे, और इसके डीप्रोटेक्शन के लिए जो हम ग्रुप यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हाइड्रोजिन। अब इस हाइड्रोजिन का रिएक्शन हम करवाएंगे एन एल्किल थैलामाइड के साथ में, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन और डिसोसिएशन है तो वो आपको यहाँ पर इन बॉन्ड की डायरेक्शन से शो हो रही है, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी कुछ रिएक्शंस, कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन और डिसोसिएशन होता है, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। और जब फाइनली इसके अंदर चेंजेस आने के बाद में हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमारा जो अमाइन है वो फिर से रीजनरेट होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम अमाइन ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं डिफरेंट प्रोटेक्टिंग रिएजेंट की हेल्प से। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने डिफरेंट तरीके के प्रोटेक्टिंग रिएजेंट देखे जो कि यूज होते हैं अमाइन के प्रोटेक्शन के लिए, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग बनने वाले प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को भी देखा, और उन्हें रिप्रोटेक्शन करवाने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए होगी उन्हें भी हमने डिस्कस किया, और साथ में हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।